So, hopefully, I am audible and visible. So, let me introduce myself. Uh, you know this very well कि जो प्रणव सर है, ठीक है ना? प्रणव सर, ठीक है. So, प्रणव सर जो है, he can't take the classes now. I am going to take the classes. My name is this. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है ना, प्रणव सर जो है वो ऑफलाइन मोड में बहुत बिजी हो चुके हैं, ठीक है. He is busy in the offline mode. So I will be taking the classes. Now what is my experience? So don't worry. My experience is 3 years. Pranav sir's experience is 5 years and mine is 3 years. I am going to teach physics optional on this platform of Pranav's IAS Academy. But before we move on to our discussion, आई वुड लाइक टू टेक अ, हाँ, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि आपकी और उनकी आवाज़ तो सेम लग रही है, ठीक है. काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि हाउ कम प्रणव सर एंड प्रखर सर हैव द सेम वॉइस, ठीक है. हाउ डू दीज टू पर्सन्स हैव द सेम वॉइस? सो नथिंग इज द रीज़न. वी आर एक्चुअली दिस. वी आर एक्चुअली ट्विन्स, आइडेंटिकल ट्विन्स, ओके. एंड यू नो दिस वेरी वेल कि हमारे फिंगरप्रिंट हमारे क्या क्या अलग होंगे. फिंगरप्रिंट अलग होगा हमारा, और हमारे आयरिस का स्ट्रक्चर अलग होगा. रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम फॉर अस, ओके. सो प्रणव सर हैड एक्सपीरियंस ऑफ 5 years. As he is busy, he is in offline mode, so I would be taking physics optional, and I have experience of 3 years. But there is a difference between Pranav sir and me. The difference is that basically there is no difference actually, okay. But actually the difference is I have only taught in the online mode, he has taught in the offline mode also, okay. So this is the difference number one. Other thing which is there is I am going to teach on the software, okay. And there was a lot of demand from all of you that कृपया सॉफ्टवेयर पे पढ़ाएं. So that's why the software is here ready for all of you, ठीक है. Now before moving on to the topic, why I am taking this session, why am I taking this session? Any reason? There is a reason, beta. Why I am taking this session? There is a reason. Let me change the slide. This is not a good slide. Okay, this one will be better, I think. Okay. So what's the reason? Why are you taking this session? I am taking this session just because some people have a lot of doubts while preparing for सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, ठीक है. यूपीएससी का प्रिपरेशन करते समय काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, और काफ़ी सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है. इनफैक्ट काफ़ी सारे तो सिविल सर्विसेज के टीचर्स को ही नहीं पता होता है कि व्हाट दिस एग्ज़ाम वांट्स, ठीक है. व्हाट दिस एग्ज़ाम वांट्स, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस एग्ज़ाम. एम क्या है? एम तो बहुत स्पष्ट है दोस्तों. एम तो बहुत स्पष्ट है, और वो है they want you to be a very very honest, sincere and etc person having integrity etc. Okay, this is point number one. Now some students I have seen, I have taught in the online mode, and some students I have seen that they raise the doubts that suppose कोई स्टूडेंट है उसको पॉलिटी पसंद नहीं है, ठीक है. सो
वो मुझे बार बार हर क्लास में यही सवाल पूछते हैं कि सर पॉलिटी क्यों पढ़नी है, क्यों पढ़नी है पॉलिटी। फिर कुछ बच्चे होते हैं उनको इकोनॉमिक्स से नफरत होती है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से नफरत होती है तो दे आस्क कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, ठीक है। कुछ को हिस्ट्री से नफरत होती है तो दे आस्क कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू, जिसको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है बेसिकली वो ये कहता है कि उसको वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये मेरे ऊपर बोझ क्यों डाल रही है यूपीएससी, ये सवाल वो पूछते हैं। अब यहाँ पे मैं जवाब देने वाला हूँ इन सब बातों का आज के सेशन में, ठीक है। सबसे पहले हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट पे चलते हैं कि ये सब्जेक्ट क्यों है यूपीएससी के सिलेबस में, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। ये सब्जेक्ट इसलिए है सिलेबस में क्योंकि अगर आप आगे चल के आईएएस बन जाते हैं या कोई भी दूसरी सर्विस भी ज्वाइन करते हैं तो जब तक के हमारे आसपास के जीव जंतु जितने भी है, जीव जंतु, आई एम रियली सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग बट बियर विथ मी, ओके, लेट मी राइट इन इंग्लिश ओनली, ओके। सो जितने भी हमारे आसपास के जीव जंतु हैं, जीव जंतु मतलब कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। नाउ दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स they have been exploited by humans. How they have been exploited? पेड़ काट दिए आपने, उनके रहने की जगह ना छोड़ी, ठीक है ना। तो इन सब कारणों से अब मुझे आप एक बात बताना कि अगर किसी, कोई सिविल सर्वेंट बन रहा है, समवन इज बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट and he does not have any empathy for living organisms, कोई एम्पैथी नहीं, उसको कोई सिंपैथी नहीं, ठीक है ना, कोई सिंपैथी नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, क्या ये अच्छा सिविल सर्वेंट कभी बन पाएगा ऐसा व्यक्ति? जवाब है नो, आंसर इज अ बिग नो। व्हाई आंसर इज अ बिग नो? अरे आप ही बताओ ना भाई, आप अपने आसपास के अभी जो इंसिडेंस हुआ था साउथ इंडिया में, जहाँ पे एक पाइनएप्पल में फटाके लगा के, पाइनएप्पल में फायर क्रैकर्स लगा के हाथी को खिला दिया, पाइनएप्पल में फायर क्रैकर्स लगा के हाथी को खिला दिया, हाथी मर गया, हथनी मर गई, ठीक है ना, इट वॉज अ फीमेल एलिफेंट, इट डाइड। अगर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सिविल सर्विसेज के सिलेबस में नहीं होगा तो आप लोग ऐसे सिविल सर्वेंट बनेंगे जैसे ये आदमी ने किया था काम, ऐसे सिविल सर्वेंट बनेंगे आप। विल दिस बी बेनिफिशियल फॉर द नेशन? जवाब है ना, दिस विल बी अ कर्स फॉर द नेशन, ओके। सो एनवायरमेंट इकोलॉजी क्यों है सिलेबस में, ये स्पष्ट हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट which is polity. Why is it in the syllabus? आप आगे बन के चल के आईएएस बनेंगे, आपका प्रमोशन होते होते मान लो आप पार्लियामेंट में गए, पार्लियामेंट में आपका कोई पोस्ट है, ठीक है, मतलब जैसे रिपोर्ट विपोर्ट बनानी होती है तो ये सब काम तो आईएएस ऑफिसर ही करते हैं ना, पार्लियामेंटेरियंस का तो सिर्फ चेयर तोड़ना काम होता है, ठीक है, उनको तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो आज के वीडियो में सारा दुख दर्द दूर कर दूंगा मैं, ठीक है ना, सारा दुख दर्द दूर कर दूंगा। पॉलिटी क्यों है सिविल सर्विसेज के सिलेबस में? पहली बात, अ सिविल सर्वेंट मस्ट हैव रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, must have respect for constitution. If a civil servant does not have respect for the constitution, how will he govern the country? बताना मुझे, क्योंकि वो कंट्री को कैसे गवर्न करेगा? If he does not know the meaning of secularism, will he treat
the minorities, religious minorities with respect? No, he will only treat his own community with respect. That's it. जो आम भारतीय करता है, जो आम भारत का नागरिक है, जो दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करता, खुद के ही धर्म की इज्जत करता है सिर्फ, और दूसरे धर्मों को गाली देता है, ही विल बिकम दैट इवेंचुअली. ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना. समझ में आ रही बात मेरी. उसमें से एक का नाम मैं ले सकता हूं वैसे, जो ओवैसी जी की पार्टी है, उसका नाम मैं खुलेआम ले सकता हूं. और एक पार्टी है जिसका नाम बी से शुरू होता है, ठीक है ना. वो भी पार्टी है जो खुद के ही धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानती है, और ये भी एक पार्टी है जो अपने ही धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानती है. दूसरे धर्मों का कोई उसको लेना देना नहीं है, उसको बहुत हेट करती है. एंड दीज टू पार्टीज, ये बी से स्टार्ट होने वाली और ये ओवैसी जी की पार्टी, दीज आर फेमस फॉर हेट स्पीचेस. क्यों हेट स्पीच दे रहे हैं इन लोग? बिकॉज दे आर पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस है तो अनपढ़ है, जाहिर सी बात है. पॉलिटिशियंस है तो अनपढ़ है, भारत को समझे नहीं है. भारत को समझे नहीं है तो इसका मतलब क्या है? दे दे आर एक्चुअली अ कर्स फॉर द नेशन, ठीक है ना. और आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो मुझे बताना, क्या ऐसे लोग ब्यूरोक्रेसी में होंगे तो देश चल पाएगा? कदापि नहीं. अगेन आंसर इज अ बिग नो. आपको सेक्युलरिज्म का मतलब ही नहीं पता और आप सिविल सर्विसेज में कैसे जाओगे? मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं. ये जो इंडिया जो आज इंडिया जो सरवाइव कर रहा है ना, इतनी सारी हेट्रेड को जो इंडिया सरवाइव कर रहा है, क्यों सरवाइव कर पाया इंडिया? इंडिया इज सर्वाइविंग just because 20% of the bureaucrats, 20% of IAS, IPS, IRS, etc. Okay, 20% of civil servants in short, they have the all the qualities of being a good civil servant. और ये 20% ऑफिसर्स, ये 20% ऑफिसर्स के बल पे, ये 20% ऑफिसर्स के बल पे ये देश चल रहा है. दिस नेशन इज नॉट रनिंग. ये देश जो है पॉलिटिशियंस के बल पे नहीं चल रहा है बेटा. ये देश जो है 20% ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट्स के बल पे चल रहा है. 80% तो इतना सिलेबस पढ़ के जाते फिर भी वहां पे जाके अपनी औकात पे आ जाते हैं. जो 20% है ना, जो आखिरी तक अपने उसूलों पे टिके रहते हैं, इनके बल पे ही इंडिया सरवाइव कर रहा है, समान के चलो. अगर सिविल सर्विसेज के सिलेबस में ये सारी चीजें रहने के बावजूद मात्र 20% लोग सारे के सारे एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो अगर ये सारी चीजें सिलेबस में नहीं होगी तो फिर तो सबके सब पॉलिटिशियन समान बन जाएंगे बेटा. समझ में आ रही बात मेरी? तो ये चीज का विशेष ध्यान रखना है. हमको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गालीबाज नहीं बनना है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो गाली वाले मैसेज फॉरवर्ड होते हैं ना, कि कोई विशिष्ट कम्युनिटी को गाली देने वाले, हमको वो नहीं बनना है. इसलिए ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकालना है हमको. और इसीलिए पॉलिटी नाम का सब्जेक्ट है. इसलिए पॉलिटी नाम का सब्जेक्ट है क्योंकि पॉलिटी सेक्युलरिज्म से लेके तो जो देश के फाउंडिंग फादर्स थे, ठीक है ना, देश के फाउंडिंग फादर्स जो थे उनके उनका क्या ड्रीम था उसके बारे में बताता है तुम्हें. तो दिस इज अ एक्चुअली अ फिल्टर फॉर गालीबाज लोग, ठीक है ना. इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर रिमूविंग गालीबाज लोग, ठीक है ना. तो दो दो सब्जेक्ट तो हो गए, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया. क्यों एनवायरमेंट इकोलॉजी है सिलेबस में, पॉलिटी क्यों है सिलेबस में, वो भी हो गया, ठीक है ना. अब यहाँ पे कुछ बच्चों का दुख दर्द होता है कि ज्योग्राफी क्यों है भाई सिलेबस में. ज्योग्राफी क्यों है भाई सिलेबस में? बहुत आसान है इसका जवाब. इसका जवाब एक ही है. इसका जवाब ये है
कि आपको आगे चल के मौसम विभाग में काम करना पड़ सकता है, ठीक है ना। मौसम विभाग में मौसम विभाग मौसम विभाग में आपको आगे चल के काम करना पड़ सकता है, इसलिए ज्योग्राफी सिलेबस में है। नहीं तो आप अगर सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही नहीं है सिलेबस में, तो हाउ विल यू मैनेज द डिजास्टर, हाउ विल यू मैनेज डिजास्टर, कैसे मैनेज करोगे? मौसम विभाग में क्या खाक उखाड़ लोगे फिर, ठीक है ना, इसलिए ज्योग्राफी है। हिस्ट्री क्यों है भाई सिलेबस में? पॉलिटी के तरह ही हिस्ट्री भी सिलेबस में उसी वजह से है। हिस्ट्री क्यों है सिलेबस में? अगेन वही वही दो एग्जांपल लो, ठीक है। एक है ओवैसी जी की पार्टी और एक है बी से नाम शुरू होने वाली पार्टी। ऑल दिस पार्टीज सिर्फ अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझती है, ठीक है ना। अगर तुम गांधी जी को नहीं समझोगे, अगर तुम गांधी जी को नहीं समझोगे कि उनके क्या उसूल थे, उनका क्या ड्रीम था इंडिया को लेकर, व्हाट इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सारी बातें नहीं समझोगे तो इनके समान गालीबाज बनोगे, और नहीं तो क्या। फिर आपके लिए पॉलिटिक्स ही एक चीज बचती है, सिविल सर्विसेज नहीं बचती, ठीक है ना। और एक रीजन है हिस्ट्री क्यों सिलेबस में, उसके पीछे और एक रीजन है। रीजन ये है कि अगर हिस्ट्री सिलेबस में नहीं होगी, इफ हिस्ट्री इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो आप कंगना रनौत बन जाओगे। जो भारत को आजादी कब मिली थी? हाँ, हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो कंगना रनौत बन जाओगे। भारत को आजादी कब मिली थी? हाँ, याद रखना। तो ये सब बातों से आपको बहुत ऊपर उठानी चाहती है एग्जाम, ठीक है ना। एक जो देश का जो आम इंसान होता है ना, जो कहता है कांग्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज पार्टीशन, ठीक है ना, कांग्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज पार्टीशन कहने वाला जो देश का आम आदमी है, उससे आपको ऊपर उठानी चाहती है एग्जाम, ठीक है ना। इसलिए हिस्ट्री आपके सिलेबस में है। नहीं तो आप काहे के ब्यूरोक्रेट पे, काहे के ब्यूरोक्रेट, मतलब आपको यही नहीं पता है कि कांग्रेस का क्या योगदान था देश को आज़ादी दिलाने में, तो फिर काहे के आप सिविल सर्वेंट हो, ठीक है ना। आप तो धब्बा हो देश की जनता के नाम पे, आप तो क्रीम नहीं हो, आप फिर देश की क्रीम नहीं हो, आप एक आम देश का आदमी हो जो गालीबाज है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी? अब यहाँ पे काफी सारे लोगों का एक दुख दूर कर देता हूं मैं हिस्ट्री पढ़ते समय। ये मैं दूर करना चाहता हूं। उनका दुख ये है कि दे कंसिडर द हिस्ट्री बुक्स टू बी लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट। They consider the present history books like NCERT, modern history book, and medieval and modern history especially. They consider it to be leftist or Marxist, and they consider it to be Congressy sometimes. Especially the modern history, they think that it is dominated by the Congress, and only Congressy people have written the history. That's why the INC has been hyped. Indian National Congress has been hyped. They think like that. मैं ये वाला दुख भी दूर कर देता हूं। पहली बात, ये वाला दुख पहले ही दूर कर लो। देखो, जो 2022 की जो कांग्रेस है, ठीक है ना, और 1947 की जो कांग्रेस थी, 1947 मतलब मैं अगर बोलूं 1885 से लेके तो 1963 तक की जो कांग्रेस थी, ठीक है ना, इट वॉज अ रियल फ्रीडम फाइटर कांग्रेस, जिसको कहते हैं ना दूध की धुली, दूध की धुली जो कहते हैं ना, उस टाइप की थी ऑलमोस्ट, मतलब नॉट प्योरली बट ऑलमोस्ट थी, ठीक है ना। 2022 की कांग्रेस या फिर 2014 की कांग्रेस, इससे अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो तो यू आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक, बिकॉज
दिस पीरियड वाज फुल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। ये फ्रीडम फाइटर्स की कांग्रेस थी भाई, ये आज की कांग्रेस नहीं थी। ये आज की कांग्रेस टोटली अलग है, करप्शन वाली कांग्रेस। समझ में आ रही ना बात? 1885 से 1963 वाली कांग्रेस अलग थी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ये लेफ्टिस्ट हिस्ट्री, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ये नहीं है, ये असली हिस्ट्री है बेटा। 1885 से 1963 तक की जो कांग्रेस थी वो ऑलमोस्ट दूध की धुली थी। ये बात को जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतने ही सुख में रहोगे, अदरवाइज मॉडर्न हिस्ट्री में दुखी में ही रहोगे हमेशा। समझ लेना मेरी बात। एंड नेवर कंपेयर दिस हिस्ट्री 1885 से 1963 वाली कांग्रेस को कभी भी आज की कांग्रेस से कंपेयर मत करना। आज की कांग्रेस पॉलिटिक्स खेलती है, ठीक है ना? आज की जो कांग्रेस है इट प्लेस पॉलिटिक्स। उस समय की कांग्रेस फ्रीडम फाइटर की थी जो सच में देश के लिए काम कर रही थी। समझ में आ रही है ना बात? तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव एनी कंपैरिजन, ठीक है ना? सो डोंट बी वेरी ब्लॉक्ड थिंकिंग पर्सन कि कांग्रेस को बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मैं दो प्रूफ देता हूं, ठीक है? सबसे पहला प्रूफ, प्रूफ नंबर 1 दैट आवर हिस्ट्री बुक्स आर अनबायस्ड। प्रूफ नंबर 1, what is proof number 1 that our history books are unbiased? Proof number 1 is that, proof number 1 is that who killed Mahatma Gandhi? Who killed Mahatma Gandhi? And to which organization? To which organization that person belonged who killed Mahatma Gandhi? Okay, who killed Mahatma Gandhi and to which organization that person belonged who killed Mahatma Gandhi? अगर बेटा तुम्हारी हिस्ट्री की बुक सच में बायस्ड होती ना, सच में अगर तुम्हारी हिस्ट्री की बुक्स बायस्ड होती तो इनके ऊपर बहुत फोकस करती कि महात्मा गांधी जी को किसने मारा था और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से वो नथुराम गोडसे बिलोंग करता था। इस बात पे फोकस करती तुम्हारी एनसीईआरटी अगर वो बायस्ड होती तो, क्योंकि वो किसी विशिष्ट पार्टी को नीचा दिखाना चाहती। पर ऐसा करती है क्या एनसीईआरटी? जवाब है ना, ठीक है? और एक चीज, एनसीईआरटी डज नॉट एक्सप्लेन, द एनसीईआरटी नेवर टोल्ड that even Savarkar was involved in the killing of Mahatma Gandhi. ठीक है? एनसीईआरटी नेवर टेल्स दिस। इसका मतलब क्या है? एनसीईआरटी इज अ वेरी बैलेंस्ड बुक। एनसीईआरटी हिस्ट्री इज अ वेरी बैलेंस्ड बुक। अगर उसको सच में अगर उसको किसी विशिष्ट पार्टी को नीचा दिखाना होता, किसी स्पेसिफिक पार्टी को नीचा दिखाना होता, तो सावरकर वॉज इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ महात्मा गांधी ये एनसीईआरटी पहले बोल्ड अक्षरों में लिख देती, पर नहीं लिखी है उसने। इसका मतलब क्या है? इट इज नाइदर अ लेफ्टिस्ट हिस्ट्री, इट इज नाइदर ए मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, इट इज नाइदर अ कांग्रेसी हिस्ट्री, ठीक है ना? these books are very very balanced. They have taken lot of precaution that no one is offended. उन्होंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लिया है इस बात का कि कोई भी ऑफेंड ना हो, बहुत प्रिकॉशन लिया है उन्होंने, ठीक है ना? तो ये वाले जो दुख है ये दूर कर लो अपने दिमाग से। ये कोई भी सिविल सर्विसेज का टीचर नहीं बताएगा, ये जिंदगी भर यही इसी दुख के वजह से बच्चे पढ़ते नहीं है और एग्जाम में फेल होते हैं, ठीक है ना? फिर और एक जो दुख लोगों के दिल में रहता है वो गांधी जी को लेकर रहता है, ठीक है ना? वो कोई विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए होते हैं, उसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित रहते हैं कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के, और वो गांधी जी का जो रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में इट इज वेरी मच हाइप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइप्ड। इट इज वेरी मच हाइप्ड बोलते हैं। हाइप्ड मतलब बड़ा चढ़ा के बताया गया बोलते हैं हिस्ट्री बुक्स में। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? यू गो टू नेदरलैंड्स, you go to Netherlands, you go to UK, इंडिया से भी ज्यादा महात्मा गांधी रोड इन दो देशों में। इंडिया में महात्मा गांधी रोड उतने नहीं मिलेंगे जितने नेदरलैंड में मिलेंगे। समझ में आ रही बात? यूके में भी मिल जाएंगे महात्मा गांधी रोड,
क्यों मिल जाएंगे भाई? अरे जब अंग्रेजों ने भारत पे रूल किए तो अंग्रेज अपने देश का के रोडों का नाम महात्मा गांधी के नाम पे क्यों रखेंगे? बिकॉज वो पर्सनालिटी ही वैसी थी कि उनके नाम पे रखना पड़ा। साउथ अफ्रीका में भी उनके नाम पे है। पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड महात्मा गांधी को पूजता है बेटा। पूरा का पूरा वर्ल्ड महात्मा गांधी को पूजता है। ठीक है ना? तो देश के आम नागरिक के तरह गालीबाज मत बनो। यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट। यू आर नॉट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। नाइदर आर यू आम वोटर। जो एक आम आदमी होता है ना देश का, चलता फिरता सड़क पे घूमने वाला, वो नहीं हो तुम सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हो। तुमको इन सड़क सड़क छाप लोगों से कहीं ऊपर उठना पड़ेगा। दैट्स वाई हिस्ट्री इज देयर इन द बुक्स। ठीक है ना? और एक दुख दूर कर देता हूं मैं। ठीक है ना? और एक दुख दूर कर देता हूं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते वक्त। वो दुख है राहुल गांधी का। राहुल गांधी दुख। व्हाट इज दिस राहुल गांधी दुख? राहुल गांधी दुख ये है कि अभी मैं बताता हूं गांधी परिवार का फैमिली ट्री कैसा है। ठीक है ना? सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? उसके बाद में आती है इंदिरा गांधी। उन्हीं की बेटी थी। ठीक है ना? इंदिरा गांधी। ठीक है? नाउ पंडित Jawaharlal Nehru, the surname is Nehru, and how Indira Gandhi got the surname Gandhi? There is a reason behind it. She was married to Firoz Ahmad. Okay, she was married to some Firoz Ahmad, if I am not wrong. Okay, and uh, Jawaharlal Nehru was very much like that कि मतलब वो थोड़ा होता है ना कि एकदम दूसरे धर्म में शादी कर रही है भाई। एंड ही वॉज अ पारसी आई थिंक। मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज अ पारसी। तो जवाहरलाल नेहरू थोड़े से संकोच में आ गए थे। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी ने, और इनका लव था आपस में। ठीक है? तो महात्मा गांधी ने बोले कि फिरोज फिरोज मेरा बेटा है। तो फिरोज गांधी ने अपनी सरनेम अहमद से गांधी कर दी। तो इसीलिए इंदिरा गांधी के नाम के आगे गांधी लगा। ठीक है ना? इंदिरा गांधी गांधी जी की बेटी नहीं है, पहली बात ये समझ लेना ध्यान से। ठीक है ना? इंदिरा गांधी गांधी जी की बेटी नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। और जवाहरलाल नेहरू से नेहरू सरनेम से गांधी सरनेम कैसी हुई? क्योंकि अहमद ने अपनी सरनेम गांधी कर ली गांधी जी के प्रभाव में आके। ठीक है ना? गांधी जी ने उनको अपना बेटा माना, तो फिरोज अहमद ने अपनी सरनेम गांधी कर ली। और फिर इनकी शादी हुई तो इंदिरा जी के नाम के आगे भी गांधी लग गया। ठीक है ना? अभी दुख दुख दूर करने वाला हूं मैं। ठीक है ना? अब राहुल गांधी कहां से प्रकट होता है वो भी सुनो। ये इंदिरा गांधी के दो बच्चे थे। ठीक है ना? इंदिरा गांधी के दो बच्चे थे। ठीक है? इंदिरा गांधी के दो बच्चे कौन थे भाई? राजीव गांधी और संजय गांधी। ठीक है? राजीव गांधी और संजय गांधी। ठीक है? राजीव गांधी के दो बच्चे हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ठीक है? यहां राहुल गांधी प्रकट होता। राजीव गांधी के दो बच्चे हुए राहुल गांधी प्रियंका गांधी। संजय गांधी के दो बच्चे नहीं, एक ही बच्चा मालूम है मुझे संजय गांधी का, वो है वरुण गांधी। ठीक है? तो राजीव गांधी की वाइफ कौन? सोनिया गांधी। ठीक है? और संजय गांधी की वाइफ कौन? मेनका गांधी। ठीक है? सो दीज टू आर इन बीजेपी। दीज टू आर इन बीजेपी। ठीक है? ये बीजेपी में है, ये बीजेपी में है, बाकी के सारे कांग्रेस में थे। ठीक है? तो दुख दर्द कैसा है? दुख दर्द ये है बच्चों का कि वो जवाहरलाल नेहरू को, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे, उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? इससे कंपेयर कर रहे हैं, राहुल गांधी से। इजंट दिस अप्रोच रॉन्ग बेटा? इजंट दिस अप्रोच रॉन्ग? अरे भाई, दिस वॉज अ फ्रीडम फाइटर।
ये बात जान लो, ये देश देश को आजादी दिलाने के लिए जेल में गए हुए इंसान है। दिस वॉज ए फ्रीडम फाइटर। और इसके बाद के जितने भी नजर आ रहे हैं ना, ये इधर नीचे के जितने भी है लास्ट तक, दीज आर नॉट फ्रीडम फाइटर। सो यहां से ही लिंक कट जाती है, इधर के नीचे के जितने भी है दे डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। ठीक है ना, ये सब पॉलिटिशियंस है, सिंपली पॉलिटिशियंस। दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, तो ऑल दीज डू नॉट डिजर्व रिस्पेक्ट। ठीक है, ओनली दिस पर्सन डिजर्व रिस्पेक्ट, जवाहरलाल नेहरू। सो नीचे के जितने भी है सबके ऊपर बड़ा क्रॉस डाल देना, ये सब पॉलिटिशियंस है, ये फ्रीडम फाइटर नहीं है। अगर बेटा किसी का बेटा या बेटी रहने से ही कोई अच्छा इंसान बन जाता, तो फिर तो महात्मा गांधी के पांचों बच्चे फादर ऑफ द नेशन ही बन जाना था, राष्ट्रपिता ही बन जाना था महात्मा गांधी के पांचों बच्चों ने। 5 लड़के थे ना महात्मा गांधी के, 5 बेटे थे महात्मा गांधी के, पर पांचों निकम्मे थे। तो अगर निकम्मे थे पांचों, ठीक है ना, नन ऑफ देम इज अ गुड पर्सन। सो अगर किसी के ब्लड रिलेशन रहने से ही कोई अच्छा या बुरा बन जाता है, तो फिर तो महात्मा गांधी के पांचों बच्चों ने फादर ऑफ द नेशन बन जाना था। पर है क्या? डू यू इवन नो द नेम्स ऑफ देम? यू डोंट नो। सो दिस इज द थिंग। ठीक है ना, तो इसीलिए इसीलिए बेटा गालीबाज मत बनो, असली इंसान बनो। ठीक है, देश के तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जवाहरलाल नेहरू की रेस्पेक्ट करना सीखो, B.R. आम्बेडकर की रेस्पेक्ट करना सीखो, महात्मा गांधी की रेस्पेक्ट करना सीखो, सुभाष चंद्र बोस की रेस्पेक्ट करना सीखो। ठीक है ना, मतलब हिस्ट्री के आंसर लिखते वक्त ये सिविल सर्विसेज का उसूल है, याद रखना। कभी कंपेरेटिव स्टडी आ गई जवाहरलाल नेहरू आम्बेडकर जी के बीच में, कंपेरेटिव स्टडी आ गई गांधी जी के बीच में और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में। ठीक है ना, किसी किसी भी दो के बीच में कंपेरेटिव स्टडी आ गई, तुमको देश के आम जनता की तरह गांधी जी को नीचा, B.R. आम्बेडकर को ऊंचा, ठीक है ना, या फिर ये दोनों को देशद्रोही, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को देशद्रोही, ठीक है ना, ऐसे फालतू आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि तुम सिविल सर्वेंट बन रहे हो, तुम देश के सड़क छाप आदमी नहीं हो। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो ये बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। सिविल सर्विसेज का आंसर लिखते वक्त उसूल यह है कि जवाहरलाल नेहरू और B.R. आम्बेडकर के बीच में कंपेरेटिव स्टडी लिखते वक्त दोनों को बराबरी का दिखाना है, तराजू है समझो। ठीक है ना, देयर इज ए वेइंग बैलेंस, वेइंग बैलेंस पे दोनों बराबर दिखना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू भी, B.R. आम्बेडकर भी, गांधी जी भी, सुभाष चंद्र बोस भी, एंड एक्सेट्रा जितने भी है सबको ही बराबरी के दिखना चाहिए। ठीक है ना, जब वेइंग बैलेंस, जब तराजू पे तोलोगे आंसर लिखते वक्त, तो तराजू किसी के भी फेवर में झुका हुआ नहीं दिखना चाहिए, तो बैलेंस्ड आंसर लिखना है तुम्हें। समझ में आ रही ना बात? तो ये है उसूल सिविल सर्विसेज का, समझ लेना मेरी बात। तो मुझे बताना, अब तो समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है भाई। अब तो समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। दुख दर्द दूर हुआ? ठीक है ना। नाउ कौन से सब्जेक्ट हो गए? पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब साइंस एंड टेक क्यों पढ़ना है? साइंस एंड टेक इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर किसी को साइंस की गंध नहीं है, किसी को साइंटिफिक रीजन ही नहीं पता है, वो बाबा वगैरह के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो क्या वो सिविल सर्वेंट बनेगा भाई? क्या देश की सेवा करेगा? उसको साइंस की गंध नहीं है, वो साइंस एंड टेक पढ़ा नहीं है, सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ के सिविल सर्वेंट बन गया, तो फिर वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को कैसे लीड करेगा? ठीक है ना, या फिर ISRO, इसरो को कैसे एडमिनिस्टर करेगा अगर उसको पता ही नहीं है साइंस एंड टेक? तो इसीलिए साइंस एंड टेक भी पता होना चाहिए। ये दिस इज द सिंपल रीजन व्हाई साइंस एंड टेक इज देयर इन योर सिलेबस। समझ में आ गई बात? सो होपफुली दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। ठीक है ना, देश का आम का देश की जो आम जनता होती है, ठीक है ना, अभी मैं आपको वो जो मैंने नाम बताया था ना, B से नाम शुरू होने वाली पार्टी,
जो सिर्फ अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानती है, दूसरे धर्मों को गाली देती है। बी से नाम शुरू होने वाली पार्टी, ठीक है ना। कुछ सर्च कर लेना इंटरनेट पे, GRIO 2002, ठीक है। ये सब सर्च कर लेना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग द हिंट, तो तुमको पता चल जाएगा कि आई वॉट एवर आई वॉज सेइंग इट वॉज ट्रू। इन फैक्ट दिस इज IJ बाय द वे, ठीक है, ठीक है। तो इस गलत फहमी में रहना मत। और एक उसूल है सिविल सर्विसेज का जो ध्यान में रखना, वो ये कि यू हैव टू राइट वेरी बैलेंस्ड आंसर्स, ठीक है ना। जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, व्हाट्सएप पे जो मैसेज फॉरवर्ड होते हैं ना, उसकी तरह झंडा लेके नहीं दौड़ना है हमको, झंडा लेके शहीद नहीं होना है, ठीक है ना। यू हैव टू राइट वेरी वेरी बैलेंस्ड आंसर्स। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं बनना है तुमको, समझ में आ रही ना बात। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो किसी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के उसकी पूजा करेगी, ठीक है। या फिर कोई IT सेल के मैसेज आ जाएंगे कभी, ठीक है ना। तो ये सब अगर तुम बनोगे तो सिविल सर्विसेज की तैयारी छोड़ देना, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड आंसर लिखना है तुमको, ये इनकी तरह नहीं बनना है। देश का जो आम नागरिक है ना, ये ऐसा ऐसा घटिया आदमी नहीं बनना है तुमको, बैलेंस्ड आदमी बनना है, गंभीर स्वभाव का आदमी बनना है भाई, गंभीर स्वभाव का आदमी बनना है। इसलिए इसीलिए तुमने ये सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखना होगा, ठीक है। मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं लेना है, ठीक है। और ना ही नारे उछालने हैं तुमको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सो बैलेंस्ड पर्सन इज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में आंसर नहीं लिखना है। गवर्नमेंट कोई चीज करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई चीज करती है, तो उसके दोनों पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। झंडा लेके शहीद नहीं होना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव बना बता दिए, निगेटिव कुछ था ही नहीं, अंधभक्त की तरह बात कर रहे हो तुम, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। यू आर गोइंग टू बी सिविल सर्वेंट, यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पर्सन ज्वाइनिंग सम पॉलिटिकल पार्टी। सो झंडा ना तो UPA का झंडा लेके दौड़ना, ना तो UPA का झंडा लेके दौड़ना है, और ना ही BJP का झंडा लेके दौड़ना है, ठीक है। यू हैव टू बी अ बैलेंस पर्सन एंड अ रियल, ठीक है ना, रियल ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ये हो गया उसूल नंबर 2 की पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए आंसर लिखने, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए आंसर लिखने, ये हो गया उसूल नंबर 2, ठीक है। और एक उसूल है, और वो कुछ ऐसा है कि कभी कभी, समटाइम्स, ठीक है, कभी कभी, कभी कभी लाइक इन केस ऑफ फार्म लॉस, ठीक है ना, लाइक इन केस ऑफ सम अदर थिंग, लाइक एनीथिंग, ठीक है ना। तो कभी कभी, समटाइम्स, ठीक है ना, यू हैव टू टेक द फेवर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। जैसे कोई स्कीम है, सपोज मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ गवर्नमेंट का फेवर लेना है, ठीक है ना। जैसे कोई स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। इस योजना का सच अगर मैं बताता हूं, तो इस योजना का सच क्या था। इस योजना का सच ये था कि पहले तो गरीबों के खाते खुलवाए,
गरीबों ने 500, 250, 150, व्हाट इज द ट्रूथ आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना, जो मुझे मालूम है, ठीक है। ट्रूथ ये है कि 500 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये ऐसे गरीबों ने डाले, क्योंकि जबरदस्ती बैंक खाते खुलवाए गए थे, ठीक है ना, जबरदस्ती बैंक खाते खुलवाए गए थे गरीबों के। प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या हुआ, जबरदस्ती गरीबों से बैंक खाते खुलवाए गए। अब गरीबों ने, एकदम ही गरीब जो था उसने जबरदस्ती बैंक खाता खोल तो लिया, लेकिन उसने डाला 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए, ऐसी छोटी छोटी रकम डाला, ठीक है ना। अब होता क्या है कि उसने 6 महीने तक के अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं किया, क्योंकि वो बैंक में जबरदस्ती पैसे डाला था उसने, उसको बैंकिंग बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी जबरदस्ती उसने पैसे डाला था। तो 6 महीने तक के उसने अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं किया। और फिर जैसे ही वो बैंक गया 7वें महीने में, ठीक है ना, 7 मंथ में जैसे ही वो बैंक गया, उसने जैसे ही बैंक वाले से बोला कि मुझे पैसे निकालने 50 रुपए, बैंक वाले ने बोला कि 500 रुपये फाइन बैठेगा साहब, 500 रुपये फाइन बैठेगा, क्योंकि आपने 6 महीने से अकाउंट ऑपरेट नहीं किया है, तो देयर विल बी 500 रुपीज फाइन। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि 500 रुपये, 250 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ऐसी छोटी छोटी रकम बैंक में डालने की वजह से ये जो आ, ये जो गरीब आदमी था जिसके 500 रुपये फाइन बैठ रहा था, उसने ये पैसे को इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर कर दिया, क्योंकि 500 रुपये फाइन बैठ रहा है तो मैं 500 रुपये दे के 50 रुपये क्यों लूँ, इसलिए उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। So such was the policy of government in, this is the truth behind प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है ना। So all this money went to the RBI, ये सारा गरीबों का पैसा RBI चला गया इस वजह से, ठीक है ना। दिस इज द ट्रूथ बिहाइंड प्रधानमंत्री जनधन योजना। पर आप तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे, यू आर नॉट बीइंग अ जर्नलिस्ट, ठीक है ना। You are preparing for civil services, you are not preparing for journalism, you are not here for journalism। तो तो उसूल ये है सिविल सर्विसेज का कि स्कीम चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे स्कीम में घोटाला हुआ हो, ठीक है ना, स्कीम चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे घोटालेबाज वाली स्कीम हो, ठीक है ना, आपको हमेशा गवर्नमेंट का फेवर लेना है स्कीम के मामले में, हमेशा नहीं, अंधभक्त हमेशा नहीं बनना है, सिर्फ स्कीम स्कीम के मामले में, स्कीम्स जो निकलती है ना अलग अलग, उसके मामले में आपको ऑलवेज ऑलवेज यू हैव टू टेक द फेवर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। ऑब्वियसली स्कीम के तुम थोड़े बहुत निगेटिव गिना सकते हो कि छोटे मोटे, लेकिन तुम ऐसा नहीं गिना सकते, जैसे जैसे प्रीवियस पेज में मैंने बताया था आपको कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का सच क्या था। तो ऐसी चीज़ें आपको सिविल सर्विसेज में नहीं लिखनी है, नहीं, यू डोंट हैव टू राइट सच थिंग्स, बिकॉज सिविल सर्विसेज का उसूल यह है कि गवर्नमेंट इज नेवर अ विलेन, ठीक है ना। गवर्नमेंट से गलती तो हो सकती है, पर गवर्नमेंट कभी भी विलन नहीं है, ये सिविल सर्विसेज का उसूल है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में तुमको क्या लिखना होगा एग्जाम में, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में क्या लिखना होगा एग्जाम में, एग्जाम में लिखना होगा कि इट वॉज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है ना, इट वॉज फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये कुछ ओरिएंटेशन सेशन था हमारा, ये मेरा पहला क्लास था और ये ओरिएंटेशन सेशन था हमारा, ठीक है। सो होपफुली एग्जाम की डिमांड क्या है उसके हिसाब से आप वर्क करेंगे, ठीक है, होपफुली। और होपफुली आपका दिन अच्छा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती है और वो एग्ज़ाम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं अननेसेसरी। बेटा आपको बहुत समझदार व्यक्ति बनना पड़ेगा, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेक होती है इस एग्ज़ाम में, ठीक है ना, समझ में आ रही बात मेरी। तो ये चीज़ का विशेष ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।